2012 का साल था। एक आदमी कहीं से अचानक आता है, मीडिया उसे रातों रात हीरो बना देती है, लोगों का मसीहा कहकर पेश किया जाता है। फिर क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और कुछ ही समय में सरकार भी बना लेता है। एक फिल्मी कहानी लगती है ना, लेकिन ये फिक्शन नहीं है, ये सच है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये सब एकदम एक्सीडेंटल नहीं था। हर मूव, हर हेडलाइन, हर स्पीच, सब कुछ सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये था जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा। आज आप पूरा वीडियो देखिए। आज हम आपको एक वो बात बताने वाले हैं जो आज तक किसी भी मीडिया ने नहीं बताई। 2004 से 2014 तक का दौर था जब डीप स्टेट ने भारत पर पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था, और इसका एक बड़ा जरिया था फोर्ड फाउंडेशन, जो कि यूएस की खुफिया एजेंसी CIA से फंडेड एक NGO है। एक तरफ फोर्ड फाउंडेशन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC के जरिए देश को चला रही थी, तो दूसरी तरफ वो अपना प्लान भी रेडी कर रहे थे, और ये प्लान भी था अरविंद केजरीवाल। जिन लोगों को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में नहीं पता, ये 10 से 15 लोगों की एक कमेटी थी जो कि PM मनमोहन सिंह को एडवाइस करती थी, और कहते हैं देश के सारे बड़े डिसीजंस ये NAC ही लेती थी, और इस NAC की चेयरमैन थी सोनिया गांधी। 2012 तक यूपीए सरकार की लोकप्रियता जमीन पर गिर चुकी थी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता आसमान छू रही। देश भर में एक बदलाव की लहर चल रही थी, और ये लहर सीधा मोदी जी की तरफ ले जा रही थी। लेकिन यहाँ एक खेल खेला गया, एक प्लान बना मोदी जी के खिलाफ। एंटी यूपीए वोट जो मोदी जी को मिलने वाले थे, उसे तोड़ने की कोशिश शुरू हुई। मोदी जी अर्बन मिडिल क्लास के बीच काफी पॉपुलर थे, तो एक नई चाल चली गई। एक झूठा आइकन बनाया गया, एक नया हीरो तैयार किया गया जो असल में एक नकली चेहरा था, और इसी से शुरू होता है भारत के वोटर्स के साथ सबसे बड़ा धोखा। इसी क्लास से एक नया आइकन तैयार किया गया, और वो आइकन था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 2001 से 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन ने ग्रूम किया था। इसके पीछे की पूरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब 2004 की बात करें तो सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC बनाया। ये NAC एक गुप्त सरकार की तरह काम कर रहा था, और मनमोहन सिंह बस एक नाम के प्राइम मिनिस्टर थे। पूरा देश एक रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा था। असली PM तो भारत का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, जो 2004 से 2014 तक देश को चला रही थी। इस NAC में अलग अलग टाइम पीरियड्स में 17 से 18 लोग काम करते थे, और इनमें से ज्यादातर लोग फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। उन्हीं में से एक थी अरुणा रॉय, जो खुद एक मैग्सेसे अवार्ड विनर है। अरुणा रॉय 2004 से 2006 तक NAC की मेंबर रही। लेकिन सवाल ये है कि फोर्ड फाउंडेशन और इसके नेटवर्क के जरिए इन लोगों का असली एजेंडा क्या था। ये एक सोची समझी चाल थी जो देश के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए रची गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अरुणा रॉय, जो सोनिया गांधी की एक खास साथी थी, अरविंद केजरीवाल की मेंटर थी। आप कह सकते हैं कि केजरीवाल को अरुणा रॉय ने ही ग्रूम किया। अब जरा 2012 के अन्ना आंदोलन को याद करिए। पूरा देश लोकपाल के लिए पागल हो रहा था। हर तरफ बस एक ही आवाज थी, हमें लोकपाल चाहिए। और इस आंदोलन को कौन लीड कर रहा था? अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब सवाल ये है, लोकपाल कहाँ है? जिस मुद्दे पर पूरा देश खड़ा हो गया था, आज वो मुद्दा कहाँ गायब हो गया है? क्या ये सब बस एक नाटक था, एक प्लान था देश को धोखा देने का? लेकिन क्या आपको पता है कि ये आंदोलन असल में क्यों बनाया गया था? आपने सही सोचा, लोकपाल सिर्फ एक लॉलीपॉप था। अन्ना आंदोलन का असली उद्देश्य था अरविंद केजरीवाल को एक नायक की तरह पेश करना। असल में ये आंदोलन बाबा रामदेव के ब्लैक मनी वाले आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए क्रिएट किया गया था। बाबा रामदेव का आंदोलन जो देश के हर कोने में छा गया था, सोनिया गांधी की सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन उन्होंने उस आंदोलन को कुचल दिया, और वो भी पूरा फोर्स लगाकर। पुलिस एक्शन, मीडिया प्रोपेगेंडा और हर पॉसिबल तरीका यूज किया गया। बाबा रामदेव का आंदोलन उस समय तो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर बाबा रामदेव का आंदोलन सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा था, तो फिर अन्ना आंदोलन क्यों नहीं कुचला गया? बल्कि उल्टा सोनिया गांधी की पिद्दी मीडिया, जो हमेशा उनके लिए काम कर रही थी, अचानक अन्ना आंदोलन का सपोर्ट करने लगी। हर न्यूज चैनल, हर हेडलाइन अन्ना आंदोलन की तारीफ कर रही थी। सवाल ये है, क्या ये सब एक साजिश थी, एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन जो देश को असली मुद्दों से भटकाने के लिए
लिए रचा गया था। ये सब क्यों किया गया? एक ही वजह थी, केजरीवाल को प्रमोट करना। याद है उस समय बरखा दत्त, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई जैसे मीडिया एंकर्स का कवरेज? ये लोग अन्ना आंदोलन और केजरीवाल को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे। केजरीवाल ने सोनिया गांधी, उनके परिवार और दूसरे यूपीए नेताओं पर खुलकर इल्जाम लगाए, उन्हें गालियां तक दी। लेकिन ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए किया गया एक नाटक। इसके बाद अरुण जेटली और नितिन गडकरी जैसे नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ लीगल एक्शन तक लिया, लेकिन तब तक आंदोलन का असली एजेंडा अपना काम कर चुका था। देश को असली मुद्दों से भटकाकर एक फेक हीरो तैयार किया गया। अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने तो केजरीवाल के खिलाफ लीगल एक्शन तक लिया था। लेकिन सोचने वाली बात ये है, क्यों सोनिया गांधी और यूपीए के दूसरे नेताओं ने कभी केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कदम नहीं उठाया? रॉबर्ट वाड्रा ने कभी केजरीवाल पे मानहानि का केस क्यों नहीं किया? अब जरा उस समय के दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस नेताओं के बयान याद कीजिए। हर एक स्टेटमेंट में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी, जैसे वो बस एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो। ये सब एक डीपर साजिश का हिस्सा लगता है, जो देश को एक नए नाटक के जरिए बेवकूफ बनाने के लिए रची गई। एक दिन दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि 2004 में केजरीवाल उनसे मिले थे और सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC में ले लिया जाए। आंदोलन के वक्त केजरीवाल ने वादा किया था कि वो पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा, अगर तुम्हें सच में लोकपाल लाना है तो खुद सियासत में आकर ये काम करो। और क्या हुआ? केजरीवाल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बड़े दुखी दिल के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। फिर क्या था? सरकार भी बनाई, पावर भी मिली, लेकिन लोकपाल कभी नहीं आया। क्या मस्त स्क्रिप्ट लिखी गई थी ना, एक ऐसी कहानी जो पब्लिक के भरोसे का पूरा फायदा उठाने के लिए रची गई थी। 2013 के दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी की जीत ऑलमोस्ट पक्की थी, लेकिन अचानक केजरीवाल आए और पूरा इलेक्शन पलट दिया। लेकिन एक सवाल है, कौन सी पार्टी ने केजरीवाल को सपोर्ट करके 2013 में उन्हें सीएम बनाया? कांग्रेस। हाँ, वही कांग्रेस जिस कांग्रेस की सोनिया गांधी को केजरीवाल ने दिन रात गालियां दी थी। वही कांग्रेस उनका हाथ पकड़कर उन्हें सीएम बनाने के लिए आई थी एक समय पर, और देश के लोग इस नाटक को असलियत समझकर बेवकूफ बन गए। क्या ये सब कुछ एक प्लान्ड चाल थी, जो देश के वोटर्स के भरोसे एक साथ खेलकर उनका मैंडेट तोड़ने के लिए रची गई थी? केजरीवाल, जो 2013 तक पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे, अचानक 2014 के लोकसभा इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अपनी पार्टी के 400 प्लस कैंडिडेट्स भी खड़े कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, केजरीवाल खुद किसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं? क्या वो सोनिया गांधी के अगेंस्ट जाते हैं, जिन्हें वो दिन रात गाली देते थे? बिल्कुल नहीं। वो इलेक्शन लड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट, वो भी वाराणसी से। इस ड्रामा का अलग ही लेवल था। एक तरफ सोनिया गांधी और कांग्रेस को पब्लिक में बुरा बनाते हैं और दूसरी तरफ मोदी के अगेंस्ट सीधा सामना करते हैं। केजरीवाल सोनिया गांधी का एक केयरफुली क्राफ्टेड प्रोजेक्ट थे। उन्हें बनाया और प्रमोट किया गया सिर्फ एक टारगेट के लिए, एंटी यूपीए वोट को डिवाइड करना। सोनिया गांधी ने सोचा था जैसे केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली में बीजेपी को रोक दिया था, वैसे ही वो 2014 में मोदी जी को भी रोक देंगे। लेकिन इस बार भारत की जनता इस प्लान में फंसी ही नहीं। पब्लिक ने नाटक और धोखे को समझ लिया और देश के लिए एक मजबूत निर्णय लिया। सोनिया गांधी का ये प्रोजेक्ट 2014 में पूरी तरह से फेल हो गया। प्लान ये था कि केजरीवाल वाराणसी में मोदी को हरा देंगे और बीजेपी के वोट को पूरा डिवाइड कर देंगे। फिर एक हंग पार्लियामेंट बनेगा और केजरीवाल के सपोर्ट से कांग्रेस दोबारा सरकार बना लेगी। लेकिन इस बार ये चाल पूरी तरह से फेल हो गई। एक और सवाल जो कभी उठाया नहीं गया, केजरीवाल की वाइफ जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, उनका कभी ट्रांसफर क्यों नहीं होता? जहां बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अलग अलग जगह ट्रांसफर किया जाता है, वहां केजरीवाल की वाइफ का इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे मिलता रहा? क्या ये भी एक डीपर साजिश का हिस्सा था? कांग्रेस के शासनकाल 2004 से 2014 के दौरान केजरीवाल की वाइफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर सिर्फ दिल्ली में काम करती रही। क्या एक आम बात थी? जैसे ही मोदी पीएम बने, उन्होंने तुरंत 2016 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। एक और बड़ा सवाल ये उठता है, सोनिया गांधी की सरकार ने उस समय 2013 में संतोष कोहली की मिस्टीरियस डेथ केस में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि उनकी मां लगातार कह रही थी कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है और उसमें केजरीवाल का हाथ हो सकता है। इतना बड़ा इल्जाम होने के बाद भी पूरी जांच क्यों नहीं हुई?
अब एक और कंपैरिजन देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा अपने अपोजिशन लीडर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव या फिर तेजस्वी यादव, देश के एक लीडर का फर्ज है कि वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स का सम्मान करे। लेकिन केजरीवाल का नाटक और उनकी पॉलिटिक्स में ऐसे मिस्ट्री डेथ्स और कंट्रोवर्सी स्कैम्स अक्सर दिखाई देते रहते हैं। क्या ये सब कुछ एक डीपर एजेंडा का हिस्सा था? एक और चीज नोटिस करिए, 3 लोग हैं जिनसे मोदी जी हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। क्यों? ये तीनों किसी न किसी तरह यूएस डीप स्टेट से जुड़े हुए माने जाते हैं और यहीं से केजरीवाल का असली खेल समझ में आता है। केजरीवाल यूएस डीप स्टेट का प्लान बी था, जिनका काम था एंटी यूपीए वोट्स को डिवाइड करना और 2014 में बीजेपी को रोकना। केजरीवाल का ये नाटक जो एक नए मसीहा के रूप में लेकर आया था, असल में जनता के भरोसे का सबसे बड़ा धोखा था। जो लोग उनसे बदलाव की उम्मीद लगा बैठे थे, उन्होंने सिर्फ एक और साजिश का हिस्सा बनकर देश को पीछे ले जाने की कोशिश की। तो ये थी केजरीवाल की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो एक मसीहा के रूप में आया लेकिन असल में एक स्क्रिप्टेड प्लान का हिस्सा था। जनता का भरोसा जीतने के लिए एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज बनाई गई, लेकिन असल एजेंडा था देश के एंटी यूपीए वोट्स को तोड़ना और बीजेपी को रोकना। सोनिया गांधी और यूएस डीप स्टेट के इस प्लान बी का खेल 2014 में तो फेल हो गया, लेकिन इसका असर देश की पॉलिटिक्स और लोगों के भरोसे पर हमेशा के लिए छोड़ा गया। जनता को समझना होगा कि हर नए चेहरे के पीछे एक एजेंडा हो सकता है। ये जरूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री को समझें और अपने वोट को समझदारी से इस्तेमाल करें, ताकि फिर कभी किसी साजिश का शिकार ना बन सके। क्योंकि ये देश सिर्फ जनता के भरोसे पर ही आगे बढ़ सकता है, किसी स्क्रिप्टेड नाटक से नहीं। ऐसे ही और डीप एनालिसिस और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।